नमस्कार, राम राम सभी को। स्मृति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस की फोर्थ क्लास करने वाले हैं, अम्ल क्षार लवण। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साइंस वालों के लिए। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि क्लास लाने में थोड़ा सा लेट हो गया। अब जो है इस अगस्त में हम साइंस की क्लास कंप्लीट कर लेंगे। उसके जो बाद है वो लाएंगे अपन करंट की क्लासेज, और करंट की लगभग जो 6 महीने का करंट है उसको हम कवर करवा देंगे, उसके क्वेश्चंस जरूर कवर करवा देंगे। देखो, स्टेनो वाले जो बच्चे हैं काफ़ी अभी डरे हुए भी हैं, घबराए हुए भी हैं कि एलडीसी का जो पेपर है उसमें 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस आ गए। देखो, एलडीसी वाले बच्चों के साथ में ये हुआ तो एक धोखा ही है, क्योंकि बच्चा है सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस पढ़ के जाता है, वहाँ आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है। लगभग 40 क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं, जिसमें भारत का इतिहास भी आ गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ गई है। अब कुछ लोग तर्क दे देते हैं कि सीईटी में पढ़ा हुआ है। अरे भाई, सीईटी को हुए हुए लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है। ये तर्क कहाँ तक मान्य है? बोर्ड अध्यक्ष जी को इस बारे में सोचना चाहिए। और आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से जहां से भी आप आवाज उठा सकते हैं, आवाज उठाइए। हम भी आपके साथ में हैं, क्योंकि देखो ये चीज चलने वाली नहीं है। बच्चे को सबसे पहले टाइम कम दिया जाता है। एलडीसी के अंदर उसको 2 महीने से भी कम टाइम मिला है तैयारी करने के लिए, और फिर उसके साथ में ये हो जाता है कि उसका सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, और 40-40 क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं तो बच्चों को कहाँ नुकसान होता है? नुकसान यह होता है कि सभी बच्चों को नंबर मिल जाएंगे, बराबर बांट देंगे। लेकिन जो बच्चा सिलेबस पढ़ के आया, अगर वो सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं तो वो कंपटीशन में आगे होता ना, सभी के बराबर थोड़ी होता, आगे होता। अगर उसका वो सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, 40-40 क्वेश्चन मायने रखते हैं। यहाँ जो बोर्ड अध्यक्ष जी है उनसे निवेदन रहेगा कि आगे जो है बच्चों के साथ में ऐसा नहीं किया जाए, और जो इन बच्चों के साथ में हुआ है उनके साथ में न्याय होना चाहिए, या तो कुछ ऐसा सिस्टम निकलना चाहिए जिससे कि वो बच्चे सेटिस्फाई हों, उनके साथ में सही चीजें हों। देखो भाई, अब आज की अपन क्लास कर लेते हैं स्टेनो वाले। और स्टेनो वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्फिडेंट रहो। सबसे पहले बात ये, अपने सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस तो कवर करना ही है। देखते हैं बोर्ड अध्यक्ष जी अब सोच रहे होंगे कि आगे दें कि नहीं दें, है ना। अभी हम क्लास करते हैं अम्ल क्षार लवण। इसके क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अम्ल क्षार लवण के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। सबसे पहले हम अम्ल और जो क्षार है उसको डिफाइन कर लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इनमें जो है अंतर देख लेते हैं। जो अम्ल होते हैं, सिंपल सी परिभाषा है कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। जो क्षार है वो क्या होते हैं? कड़वे होते हैं स्वाद में। जो अम्ल होते हैं, जो पीएच स्केल पर होते हैं, वो 7 से कम इनकी जो पीएच होती है, जिसकी भी जो पीएच का मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। 7 से जो ज्यादा होता है वो होता है क्षारीय, और जिसकी 7 होती है वो होता है लवण। सॉरी, लवण नहीं, वो होता है उदासीन। जो 7 से फिक्स 7 होता है वो होता है उदासीन। जैसे कि जल ले लो, अशुद्ध जल। कौन सा जल? अशुद्ध जल बोल दो या शुद्ध जल बोल दो। जल भी कौन सा? शुद्ध जल जो होता है ना, उसकी पीएच का मान होता है 7। और आपको बता देता हूं यहां आगे, जो अम्ल होते हैं वो जो नीला लिटमस होता है उसको क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कैसे याद रखोगे भाई? अम्ल के लास्ट में क्या आता है? दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड में पेन चेंज कर देता हूं। अम्ल जो होता है, अम्ल के लास्ट में क्या लिखा हुआ? ल। ल का मतलब ये समझ लीजिए कि ये लाल करता है, क्योंकि लाल जो होता है उसके लास्ट में भी क्या आता है? ल आता है। क्या आता है? ल आता है। तो अम्ल जो है नीले को लाल करते हैं। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी। अम्ल के लास्ट में ल आता है तो ये क्या करेगा? लाल करेगा। और जो क्षार है उसका उल्टा करते हैं, वो लाल को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। अब अम्ल की जो परिभाषा है आर्हेनियस ने बताई है कि अम्ल है वो जल के साथ में जब भी उनको जल में घोला जाता है तो वो H+ आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं? H+। जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो जल के अंदर OH- आयन देते हैं, कौन से आयन देते हैं? OH- आयन, वो कहलाते हैं क्षार।
और ब्रोस्टेंट एवं लोरी के अनुसार अम्ल क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं। भाई जो H प्लस है, प्रोटॉन होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं, और H प्लस है वो भी पॉजिटिव है। तो ये H प्लस आयन देने वाले हो चाहे प्रोटॉन देने वाले हो, वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। और जो प्रोटॉन ग्रहण करने वाले हो, यानी जो प्रोटॉन को लेने वाले हो, वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। और लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करेंगे वो तो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। अब जैसे मान लो कोई पदार्थ है, उसने H प्लस त्याग दिया, प्लस वाला त्याग रहा, तो ये ऑटोमेटिक बात है इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करने की क्षमता अपने पास रखता है। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। सिंपल सी परिभाषा है। जो जल के साथ में H प्लस देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो OH माइनस आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कहलाते हैं क्षार। और जो प्रोटॉन देते हैं, अब H प्लस दो चाहे प्रोटॉन दो, बात एक ही, प्रोटॉन प्लस का होता है, ठीक है। प्रोटॉन देने वाले अम्ल कहलाते हैं, और जो है इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले क्षार कहलाते हैं। और लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले तो क्या कहलाएंगे, अम्ल, और इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागने की प्रवृत्ति वाले कहलाएंगे क्षार। एग्जाम्पल देख लो, HCl, H2SO4, HNO3, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये नाइट्रिक अम्ल है। या जो देखो NaOH, ये इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं अम्ल और क्षार के, ठीक है भाई। अब अपन बात कर लेते हैं पीएच स्केल की। और पीएच स्केल होती क्या है, ये एक स्केल होती है जिसपे 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं, और ये इसका मिडिल पॉइंट है 7, ठीक है। 0 से लेकर जो 7 से पहले पहले तक के हैं, 7 तक, वो जो पदार्थ है वो कहलाते हैं अम्लीय। जिनकी पीएच का मान 7 से कम हो और 0 तक हो वो तो कहलाएंगे अम्लीय, और जिनकी पीएच का मान 7 से ज्यादा हो और 14 तक हो वो कहलाएंगे क्षार। अब यहां बात करते थे कि देखो ये अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम है, किसका क्रम है, ये अम्लीयता का, ये क्षारकता का, ये क्षारकता का क्रम है, ये अम्लीयता का क्रम है, अम्लीयता का क्रम। इधर अम्लीयता बढ़ेगी, यानी जिसकी पीएच का मान 0 होगा ना वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, यानी प्रबल अम्लीय होगा। और जिसकी पीएच का मान 14 होगा, 14 होगा, वो प्रबल क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। और जिसकी पीएच का फिक्स 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, ठीक है। समझ में आ गई पीएच स्केल। इसके बाद में हम देख लेते हैं कुछ तत्वों की, कुछ पदार्थों की जो कि अपने नेचुरल पदार्थ हैं, उनकी पीएच का मान। डायरेक्टली इनसे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में। नींबू की जो पीएच है वो होती है 2.2। अब इनको तो भाई याद ही रखना है, नींबू की कितनी है, 2.2। सिरका की कितनी है, 2.4। जो शराब है, शराब की 2.8 है। अब देखो शराब की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। अगर कोई आदमी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसके पेट में प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी होती है, वो शराब के कारण इसीलिए होती है क्योंकि ये इसकी जो प्रकृति होती है वो एसिडिक होती है। टमाटर है, टमाटर खट्टे ही होते हैं, और टमाटर की भी पीएच देखो 4 है, ठीक है, अम्लीय है। बियर होती है वो शराब की तुलना में कम अम्लीय होती है, लेकिन होती ये भी अम्लीय है, ठीक है। तो भाई शराब और बियर हमें नहीं पीनी चाहिए। और इसकी 5 होती है। जो कॉफी होती है, कैफीन जो लेते हैं उसकी 5.5 होती है, इसकी भी देखो अम्लीय है, 5.5 है। और जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसकी 5.5 से 7.5 के बीच में रहती है, ठीक है। और दूध जो है, दूध की 6.3 है। जो अपने मुंह की लार है, मुंह की लार की कितनी होती है, 6.5 से 7.5। बाय द वे अगर ये इससे थोड़ी सी कम हो जाए तो जो अपना मुंह है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और उसकी वजह से जो अपने दांत है उनका क्या हो जाएगा, वो संक्षारित हो जाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि अम्लीय हो गया तो जो दांतों का इनेमल है वो हट जाएगा। और तब हमें कोई भी क्षारीय मंजन करना होता है, क्षारकीय मंजन हम करेंगे तो हमारे जो मुंह का पीएच है वो नॉर्मल हो जाएगा। 7 पे नॉर्मल होता है, 6.5 से 7.5 नॉर्मल होता है। जो हमारा खून होता है, रक्त होता है, उसकी 7.4 होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, इसलिए मैं यहां बता देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कुछ जो पदार्थ है, जो नेचुरल पदार्थ है, इनके अंदर कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। जो टार्टरिक एसिड है वो किस किस में पाया जाता है, इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। सिट्रिक जो एसिड है, या साइट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं, सिट्रिक भी बोल सकते हैं, नींबू हुआ, संतरा हुआ, आम हुआ, इसके अंदर क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, जब किसी को मान लो चींटी काट लेती है ना, इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। लाल चींटी काट ले, जो लाल वाली छोटी छोटी चींटी आती है ना, मारवाड़ी में उसको कीड़ी कहते हैं, वो क्या है, उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी का डंक में भी फॉर्मिक अम्ल होता है। और अगर बाय द वे यहां फॉर्मिक अम्ल ना देकर ये दे दे मेथेनोइक अम्ल, तो ये एक ही बात है भाई, मेथेनोइक अम्ल, ये एक ही बात है। मेथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल एक ही बात है। लाल चींटी और मधुमक्खी का जो डंक है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे अगर कहीं मधुमक्खी और चींटी काट ले तो वहां उस स्थान पर जलन होती है। और जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो अपने मानव या मनुष्य के जो पेट में जो आमाशय होता है उसके अंदर होता है, जो कि भोजन को पचाने के लिए होता है। दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये काफी बार पूछा भी गया है सवाल, और काफी बार हम बचपन से ये चीजें पढ़ते हुए आए हैं। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और पालक में, शायद पिछली बार ये क्वेश्चन भी आया था स्टेनो में कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जो मक्खन होता है ना, मक्खन में पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल। अब लवण क्या होते हैं, जो अम्ल, एसिड और बेस। भाई कुछ बच्चे ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि हमें मतलब बाइलिंगुअल दो। देखो बाइलिंगुअल पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो मैं खुद हिंदी मीडियम से हूं, और दूसरी बात ये है कि अगर मैं लैंग्वेज चेंज कर दूंगा तो जो हिंदी वाले जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनको समझ नहीं आएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में यूज कर लें। जो एसिड है और बेस है, अम्ल और क्षार है, जब इनकी क्रिया होती है तो लवण बनता है और जल बनता है। और इस जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल रिएक्शन बोल दो या उदासीनीकरण की अभिक्रिया बोलते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है भाई। अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब जब इन दोनों ने रिएक्शन की तो लवण बना है क्या, NaCl। ये क्या होता है, साधारण नमक होता है। NaCl किसका सूत्र है, साधारण नमक का। और ये है क्या, एक्चुअल लवण है। और लवण और जल देते हैं, क्या देते हैं, लवण और जल। अब यहां पर लवण के 3-4 टाइप है, लवण भी पढ़ लेते हैं। देखो एक तो होता है नॉर्मल लवण, को इंग्लिश में कहते हैं साल्ट। क्या कहते हैं, साल्ट। एक तो होते हैं साधारण लवण, और एक होते हैं द्विलवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। साधारण जैसे NaCl हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, है ना, K2SO4 हो गया, Na2CO3 हो गया। अच्छा 2 बार लिख दिया क्या। और जो द्विलवण है वो क्या होते हैं, जो 2 अगर साधारण लवण मिल गए तो वो द्विलवण बना लेते हैं। ये देखो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये है फिटकरी का सूत्र। डायरेक्ट इससे सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ही, कि फिटकरी का सूत्र क्या है। तो ये सूत्र याद रखना होगा आपको। क्या होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको बोलते हैं पोटास एलम या फिर फिटकरी बोल देते हैं। अब लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण कैसे होते हैं वो भी आपको भी बता दूंगा मैं। देखो ये एग्जांपल्स है NaHCO3। इसकी प्रकृति क्या होती है, ये जब जल के अंदर घुलता है तब ये H+ आयन देता है, इसका मतलब ये अम्लीय लवण है। NaHSO4, अमोनियम क्लोराइड, ये सब अम्लीय लवण है। और कुछ क्षारीय लवण के एग्जाम्पल भी है, CuOH का होल ट्वाइस, और कॉपर कार्बोनेट हो गया, और Na2CO3, ये भी क्या हो गए, ये क्षारीय लवण हो गया। अब ये कैसे होता है क्षारीय और अम्लीय, ये बात मैं बता देता हूं आपको। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें जो लवण प्राप्त होगा वो उदासीन होगा, वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। वो ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। लेकिन यहां अगर हम जो स्ट्रॉन्ग रख दें एसिड को, तो प्रबल रख दें एसिड को, तो और जो बेस है उसको क्या रख दें, हम कमजोर रख दें। अगर दुर्बल क्षार है, इन दोनों की रिएक्शन करेंगे, जिनमें जो प्रबल होगा उसी का प्रभाव आएगा। देखो जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी ताकतवर कौन है, प्रबल अम्ल।
प्रबल अम्ल अगर ताकतवर है तो जो लवण बनेगा वो अम्लीय बनेगा, यहां दुर्बल क्षार है। अगर हमने उल्टा कर दिया, जो एसिड है वो तो ले लिया, वीक ले लिया, और जो बेस है वो ले लिया स्ट्रॉन्ग, तो अब जो क्या होगा, लवण बनेगा वो बनेगा क्षारीय लवण बनेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें सिट्रिक अम्ल होता है? कौन सा अम्ल? सिट्रिक। अभी बताया था आपको कि सिट्रिक अम्ल क्या होता है। एक तो पाया जाता है अपने किसमें, संतरा में, नींबू में, मैंने बताया था। टमाटर में तो ऑक्जेलिक पाया जाता है। ओके, तो टमाटर नहीं होगा इसका आंसर। संतरा, यही आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। इमली के अंदर होता है टार्टरिक, कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड। और दूध में होता है लैक्टिक, लैक्टिक। और संतरे में क्या हो गया? सिट्रिक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, चींटी और मधुमक्खी के डंक का जहर क्या होता है? क्या होता है भाई चींटी और मधुमक्खी के जहर होता क्या? कौन सा एसिड होता है? क्या साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड होता है? नहीं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता। फॉर्मिक एसिड, अभी बताया था मैंने आपको कि फॉर्मिक एसिड बोल दो या यहां पर मेथेनोइक एसिड बोल दो, दोनों ही क्या है, एक ही चीज है। और वो किस में पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है और चींटी में भी पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड। अगला ऑप्शन है टार्टरिक एसिड, जो कि इमली में पाया जाता है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर है। अम्ल एक पदार्थ है जो, अगला सवाल है, अम्ल एक पदार्थ है जो क्या देता है? एक प्रोटॉन देता है। बिल्कुल, अभी बताया था आपको जब डेफिनेशन में बता रहा था कि अम्ल क्या होते हैं? प्रोटॉन देने। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? सॉरी, उसकी ब्रॉन्स्टाइन एंड लोरी के अनुसार प्रोटॉन देते हैं, वो अम्ल होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार, जो प्रोटॉन देता है, H प्लस साइन देता है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ऑटोमेटिकली H प्लस जो देगा, वो इलेक्ट्रॉन युग्म है माइनस वाला, उसको ग्रहण करने की क्षमता रखेगा, क्योंकि अपने पास में उसने H प्लस दे दिया, जगह है उसके पास रखने के लिए, तो ये इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा, स्वीकृत करता है। तो ये बात भी सही है। और जल के अंदर H प्लस साइन देता है, वो भी अम्लीय ही होता है। तो ये चारों ही शर्तें सही है, इसका मतलब इसका फोर्थ आंसर होगा। चौथा जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच का मान क्या होगा? पहली बात तो जो लवण बनेगा, अभी बताया था कि प्रबल अम्ल, जो प्रबल अम्ल है, और क्षार कौन सा है इसमें? दुर्बल क्षारक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अभी बताया था। तो जो लवण बनेगा वो कौन सा बनेगा? अम्लीय लवण बनेगा। कौन सा लवण बनेगा? अम्लीय लवण। और अम्लीय लवण, अम्ल की जो पीएच का मान होता है वो कितना होता है? 7 से हमेशा कम ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? 2। 7 से कम होगा, ठीक है। 7 से अधिक तो क्षार हो गया, 10 और 14 के बीच भी नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन ही सही आंसर है। अब क्या कह रहे हैं कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? अभी आपको बताया था कि क्षारक को जब जल में घोलते हैं तो OH माइनस आयन देता है। अगर यहां पूछ लेता अम्ल को जल में घोलने पर क्या देता है, तो H प्लस हो जाता। लेकिन यहां क्या दिया है? क्षारक दिया है, इसलिए क्या हो गया? ये हो गया अम्ल, सॉरी ये हो गया क्षार। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। भाई जो लाल कर देते हैं, लाल के अंत में भी क्या आता है? लय। अम्ल के अंत में भी लय, तो ऑप्शन अम्ल हो गया। जो भस्म है यहां पर, ये भी क्षारी होती है एक तरीके से। ये क्या करती है? लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देती है। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल कौन सा होगा? पीएच मान में मैंने बताया था कि ये पीएच बताई थी आपको, पीएच स्केल, ये 0 से 14, 0 से 14 तक, और ये 7 उदासीन है। इधर बढ़ने पर अम्लता का जो है वो प्रबलता बढ़ेगी, और इधर बढ़ने पर जो बेस है, क्षार है, वो क्षारकता बढ़ जाएगी। तो जिसकी पीएच 0 होगी वो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, और जिसकी पीएच 14 होगी वो क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या है? ऑप्शन सी के अंदर 0 है, तो यही सही हो गया।
शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना, देखो बुझा हुआ चूना मैंने पहले भी बताया था आपको कि बुझा हुआ चूना कैसे बनता है, बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होता है। फिर भी एक बार वापस बता देता हूं, ये कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। किसी चीज को बुझाने के लिए हम उसमें क्या डालेंगे, पानी, H2O, तो बनता क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, क्योंकि ये बुझ गया है, बुझा हुआ चूना। ओके, अब ये क्या कह रहा है, बुझा हुआ जो चूना है इसमें क्या करना है, क्लोरीन गैस, ये ले लिया CaOH का होल ट्वाइस अपन ने कैल्शियम, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करना है, क्लोरीन गैस Cl2 गैस प्रवाहित करनी है। तो नया पदार्थ कौन सा बनेगा, जो नया पदार्थ है वो बनेगा CaOCl2। इसका नाम जो है, रासायनिक नाम है वो तो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और साधारण भाषा में अगर इसको नाम बोलते हैं तो वो बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। तो अगर इसमें ऑप्शन में विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, इमली में कौन सा अम्ल है? देखो साधारण से ही सवाल आएंगे, स्टेनो में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल के सवाल पूछ लेंगे। आपके सिलेबस को बहुत अच्छे से करना है, जो जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि बोर्ड कहीं से भी सवाल दे आपको करना जरूर है। इमली में कौन सा अम्ल है? इमली के अंदर अभी बताया था कि इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक। मेथेनोइक जो अम्ल है वो पाया जाता है चींटी और मधुमक्खी के डंक में। लैक्टिक अम्ल है वो दूध में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल या तो पालक में पाया जाएगा या किस में पाया जाएगा, टमाटर में पाया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया है। अगला सवाल है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? देखो भाई पहली बात देख लेते हैं कि दानेदार जस्ता क्या होता है। जस्ते को हम बोलते हैं जिंक, ठीक है। अब इसके ऊपर H2SO4, देखो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका सूत्र ये होता है H2SO4। कुछ सूत्र हमें ध्यान में रख लेने हैं, जैसे कि HCl को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ये थोड़े बहुत हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए ताकि जो रिएक्शन कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर जो जिंक है उसके साथ में अगर सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया करवाई जाती है तो बनता है ZnSO4। और देखो जिंक के साथ में तो SO4 मिल गया तो ZnSO4 बन गया, और जो H2 गैस है वो क्या हो गई, उत्सर्जित हो गई। क्या कौन सी गैस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन में ए, ऑप्शन में ही क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये हो गया राइट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, ये सब गलत है। ऑक्सीजन भी नहीं बन रही है, यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। अगला जो सवाल है वो देख लेते हैं हम, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना चाहिए? ये उपचार करना लाभकारी है। देखो मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है या फिर होता है मेथेनोइक अम्ल। अभी पहले भी सवाल आया था इसका, लेकिन अब ये कह रहा है उपचार में क्या करना चाहिए। तो उपचार में क्या करना चाहिए, अम्ल है। अम्ल जब भी अपने पास वो मधुमक्खी काटेगी तो हमें क्या होगा, जलन होगी, दर्द होगा। अगर इस पे अपन क्षार डाल दे तो वो क्या हो जाएगा, अगर अपन इस पे बेस डाल दें, क्षार डाल दें, तो क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। तो इसमें कौन किसकी प्रकृति क्षारीय है? जो ये जो बेकिंग सोडा होता है ना, जो अपने घरों में खाने में काम में लिया जाता है, ठीक है, बेकिंग सोडा, इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये क्या होता है, ये दुर्बल क्षार होते हैं। खुद अपने आप में तो ये दुर्बल क्षार होते हैं, लेकिन जल के साथ में ये अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं, लेकिन इनकी जो प्रकृति होती है दुर्बल क्षार होते हैं। जो अगर इनको हम लगा लें हैंड टू हैंड तो हमारी वो जलन कम हो जाएगी, ठीक है। तो उपचार में काम क्या लिया जाता है, बेकिंग सोडा लिया जाता है। ऑप्शन ए ही राइट है। सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है, और सोडियम क्लोराइड तो खुद एक नमक होता है, तो नमक कभी भी नहीं लगाते हैं। अगला सवाल है, नमक नहीं लगाते हैं। अगला सवाल है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दंत क्षय रोका जाए? अभी मैंने बताया था कि अपने जो लार है उसका पीएच का मान होता है 6.5 से 7.5। अगर हम खाना खाते हैं, बाय द वे उस हम कुल्ला नहीं करें या ब्रश नहीं करें, तो जो लार का जो पीएच है वो हो जाएगा एसिडिक। और एसिडिक, अगर हमारे मुंह के पीएच एसिडिक है तो दांतों के ऊपर एक कठोर परत होती है इनेमल, उसको वो जो अम्ल की वजह से वो क्या हो जाएगी, हमारा दंत क्षय हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएंगे दांत। और उससे बचने के लिए हमें, अम्ल से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षार।
तो कोई भी क्षारकीय दंत मंजन कर लो, कौन सी? क्षारकीय। भाई अम्लीय हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्षारकीय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही इसमें राइट आंसर है। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह से होता है। देखो ये आपने चीजें पढ़ी होगी कि साबुन जो होती है वो मीठे पानी में ही काम करती है, कठोर पानी में, खारे पानी में काम नहीं करती है, मेल अच्छे से नहीं निकालती। अगर अच्छे से अगर सफाई का काम करेगी साबुन तो मृदु जल यानी मीठे जल में। जबकि जो डिटर्जेंट होता है, जो सर्फ होती है, वो किसी भी प्रकार के जल में अच्छे से काम करती है, चाहे कठोर पानी हो चाहे वो मृदु हो। अगर मान लो आपको कपड़े धोने खारे पानी से, तो आप हमेशा सर्फ से धोना, ना कि साबुन से, क्योंकि कठोर जल जिसके अंदर बहुत ज्यादा लवण होंगे तो उसके अंदर साबुन अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, साबुन तो पता है, साबुन मिसेल वगैरह आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो देखो ये एक मिसेल होता है। साबुन क्या होता है वैसे? सोडियम के और इनके क्या सल्फोनिक लवण होते हैं। इस तरह से करके ये जो हिस्सा होता है, ये होता है जल विरोधी हिस्सा। कौन सा हिस्सा होता है? जल, ये मिसेल का मैं कुछ बता देता हूं आपको, जल विरोधी हिस्सा होता है। इसको पूंछ भी बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन पूंछ बोलते हैं। कौन सी? हाइड्रोकार्बन पूंछ बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन पूंछ। और ये क्या होती है? ये जल विरोधी होती है, यानी जल के अंदर घुलती नहीं है। और जो ये है इसको बोलते हैं जल स्नेही सिरा। कौन सा? जल स्नेही सिरा, हाइड्रोफोबिक, या जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जल स्नेही सिरा बोलते हैं। और ये क्या होती है? जल के अंदर घुलनशील होती है। अब इस तरीके से ऐसे मान लो अपने जो कपड़े है उसके ऊपर तेल की बूंद मान लो, या चिकनाई मान लो, या कोई धूल मिट्टी मान लो, ये तेल की बूंद है। ठीक है, जो जल के अंदर विलय नहीं होगा वो किस में विलय होगा? पहली बात तो इस तरीके से ये चारों ओर वो बना लेते हैं उसके, इस तरीके से COO-। ये जो जल में घुलनशील नहीं है वो तेल में तो घुलनशील होगा। ठीक है, और क्या करेगा? इस तरीके से पूरा बना लेते हैं ये ना। ये एक मिसेल की संरचना है, ये COO-। ये तो पानी के अंदर घुलनशील होते हैं और ये तेल में घुलनशील होते हैं। और ये जो कपड़े से तेल की बूंदों को इधर खींचते हैं और खींच के ये पानी में ले आते हैं उस तेल की बूंद को, और अपना कपड़ा साफ हो जाता है। यही साबुनीकरण की प्रक्रिया होती है। अगला जो सवाल है, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। अम्ल और क्षार से जो मिलकर बनता है वो होता है लवण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ईस्टर भी नहीं होता, एल्कोहल भी नहीं होता, अम्ल तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों से क्रिया करेंगे तो लवण ही बनेगा। अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? देखो यहां मैं आपको बता देता हूं, जो धातु ऑक्साइड होते हैं, धातु एक तो होते हैं धातुओं के ऑक्साइड और एक होते हैं अधातुओं के ऑक्साइड। इनकी प्रकृति क्या होती है? प्राय, वैसे कोई भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली इनकी प्रकृति क्या होती है? देखो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय, एल्कली। अपन बोलते हैं ना एल्कली मेटल, जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसके अंदर जो शुरुआत के 2 वर्ग है उनको एल्कली मेटल कहा जाता है, क्योंकि उनकी प्रकृति होती है क्षारीय। और जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, कौन से ऑक्साइड? अधातु ऑक्साइड, ये होते हैं प्रकृति में प्राय अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर इनका एग्जाम्पल ले तो ये सल्फर SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। अगर ये जल के साथ में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? आप बताओ। ये जल के साथ में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? H2SO4। और H2SO4 क्या है? खुद अम्ल है। ये सल्फर क्या है? अधातु है, और अधातु का ऑक्साइड है, वो जल के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है? अम्ल बना रहा है, H2SO4 बना रहा है। तो क्या हो गया? इसकी प्रकृति जो है अधातु ऑक्साइडों की प्राय अम्लीय होती है। और धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं जैसे MgO है ना, और ये जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है? MgOH का होल ट्वाइस, है ना। तो ये इनकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। अगला सवाल जो है वो देख लेते हैं क्या है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? भाई ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन में आपको इसका आंसर बता देता हूं। HF जो होता है वो कांच के ऊपर, HF का मतलब क्या होता है? ये हाइड्रोजन फ्लोराइड। एक होता है HCl, ये भी अम्ल है, HF ये भी अम्ल है। लेकिन जो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, ये क्या होता है? कांच पर लिखने में काम में लेते हैं। जब कांच के ऊपर नक्काशी वगैरह की जाती है, कहीं भी आपने पुराने, कहीं आप दुर्ग में गए हो वहां देखा होगा कि कांच के ऊपर डिजाइन की जाती है, वो जो लिक्विड होता है वो होता है HF। क्या होता है? HF हाइड्रोजन फ्लोराइड।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ना तो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, ना ही नाइट्रिक अम्ल होगा। ठीक है, नाइट्रिक जो अम्ल अगर कहीं पूछ ले तो ये किस काम में आता है, HNO3, ये भी एक प्रबल क्षार होता है। एक तो क्या होता है, ये काम में आता है एक्वा रेजिया बनाने में। और एक्वा रेजिया कैसे बनता है, HCl और HNO3 मिलकर बनाते हैं एक्वा रेजिया। मैं एडिशनल चीज बता रहा हूं ये आपको, कहीं पूछ ले कि एक्वा रेजिया में क्या क्या मिलता है, कहीं ये सवाल आ जाए तो ये एक्वा रेजिया जो होता है वो किस किस से मिलकर बनता है। तो एक तो होगा उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक क्या होगा HNO3 एक्वा रेजिया। अब ये एक्वा रेजिया क्या बला है भाई, एक्वा रेजिया क्या चीज है, तो एक्वा रेजिया कुछ भी नहीं है, एक लिक्विड है HCl और HNO3 का मिला हुआ। इसमें क्या होता है, कई बार कई आप गाँव में होता है ना कि सोने की हम सफाई कर देते हैं, वो क्या करते हैं एक्वा रेजिया रखते हैं। अगर आप उसमें सोना डालोगे ना तो सोना उसमें पिघल के आ जाएगा उसमें और चमकने लग जाएगा। गांव के लोग क्या सोचते हैं कि यार सोना चमक गया हमारा, तो जो मेल वेल और सब उतर गया। वो मेल नहीं उतरा, वो सोना भी ले गए आपसे और सफाई के पैसे और ले गए। ठीक है, तो भाई कभी भी ऐसे सफाई मत कराया करो सोना की, आपकी सफाई हो जाएगी सोने की। और ये एक्वा रेजिया है, कहीं भी सवाल पूछ ले कि एक्वा रेजिया में क्या क्या मिलना होता है, HCl और HNO3। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। और HNO3 किस काम में आता है, विस्फोटक बनाने में काम में आता है, जो बम वगैरह बनाने में काम में आता है। अगला जो सवाल है वो है मानव आमाशय में पाया जाता है। अभी मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तभी बताया था कि मानव के पेट में ना HCl पाया जाता है। ये एक प्रबल अम्ल है लेकिन अपन को नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाता है। ये क्या करता है, अपने जो पेट है उसमें जब हम कुछ खाते हैं उसको पचाने के लिए हमारा जो आमाशय है वो अम्ल छोड़ता है HCl, जो पचा देता है। अगर कई बार हम ऐसा उल्टा सुल्टा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है कि ये HCl छोड़ेगा उसको पचाने के लिए, वो पच नहीं रहा है, फिर और छोड़ेगा, उससे हमारे पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। और जब एसिडिटी होती है तो आदमी को क्या लेना चाहिए, इनो वगैरह। उसमें क्या होता है, क्षार होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो ठीक हो जाती है, जो अम्लता है एंटी एसिड के रूप में काम करती है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीएच पेपर पर, ये मान लो कोई पीएच पेपर है, पीएच स्केल वाला, उस पर हमने क्या किया, तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, कोई लिक्विड है उसकी एक बूंद डाली गई और देखा गया कि जो पीएच का रंग नीला हो जाता। क्या हुआ, कलर कौन सा हुआ, नीला। अगर लाल होता तो अम्ल के लास्ट में भी लय हो आता है और लाल के लास्ट में भी लय होता है, मतलब अम्ल होता। लेकिन यहां तो भाई नीला हो रहा है, तो नीला हो रहा है तो वो होगा क्षार। अब इसमें से क्षार कौन है, आसुत जल। ये तो कुछ भी नहीं होता भाई, ये तो उदासीन होता है, ये तो उदासीन होता है। नींबू का रस है उसमें अम्ल पाया जाता है। अब भी आपको बताया था कि नींबू का जो रस है उसकी पीएच का मान भी कितना होता है, 2.2 होता है। ये सवाल अगर पूछ ले कि नींबू के रस में जो पीएच है उसका मान कितना होता है, तो 2.2 होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो मैंने अभी बताया था आपको कि NaHCO3, ये क्या होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। और ये भी बताया था कि भी जो मधुमक्खी का डंक है, अगर वो मधुमक्खी का डंक हमारे लग गया है तो हम उस पर क्या करते हैं, ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, इसको बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं, उसको लगाते हैं जिससे हमारी वो जलन ठीक हो जाती है। तो ये इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, बेसिक होती है, क्षारीय होती है। तो हमें पूछा भी यही है कि कौन सा तरल डाला जिससे नीला हो जाता, तो अगर ये डालेंगे तो ही नीला होगा। अगर नींबू का रस डाल देंगे तो जो पीएच पेपर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा और जल का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। दही भी क्या होता है, उसमें भी एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो ये भी एसिड हो गया। तो हमें तो क्षार ढूंढना था, तो ऑप्शन 3 ही राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमेशा चारों ऑप्शन देखने हैं, चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन कट जाए उसको छोड़ देना है, बाकी हमें ठीक कर लेना है। फूड प्रोसेसिंग में कौन सा एसिड काम में आता है, फूड प्रोसेसिंग में देखो क्या काम में आता है, बेंजोइक एसिड। एक बार पहले हमने क्लास की थी, उसमें मैंने बताया भी था कि जो फूड प्रोसेसिंग होती है, फूड को खराब होने से बचाने के लिए कौन सा हम एसिड काम में लेते हैं, कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं, तो उसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। बाकी देखो एसिटिक एसिड नहीं काम में लेते हैं, ये सिरके में पाया जाता है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो यही काम में लिया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल तो चींटी में पाया जाता है, मधुमेह में सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ज्यादा हार्ड अम्ल होता है, इसको तो हम छू भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है, इससे हम जल जाते हैं।
और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ये देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, इसकी जल से हम अभिक्रिया करवा देते हैं H2O, सूत्र है जल का। अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है H2CO3 और इसको बोलते हैं हम कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड। और यहां ऑप्शन में कहीं भी कार्बोनिक, पहला ही ऑप्शन क्या है? कार्बोनिक। देखो ऑप्शन में ये घुमाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ कार्बोमिक लिख दिया, यहाँ सल्फ्यूरिक लिख दिया, यहाँ कार्बोलिक कर दिया। अब क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है आर्ट्स का है या कहीं मान लो साइंस का भी है, उसने अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो उसको लिक में, निक में, मिक में इसमें फर्क समझ नहीं आता, उसको लगता है ऐसा ही है, तो वो यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको याद रखना है पूरा कि भाई हाँ कार्बोनिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला सवाल, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य में क्या होता है? भाई कार की बैटरी में जो पानी सा दिखता है ना, उसमें क्या होता है? उसमें लगभग 30 से जो 40% है ना, वो होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक। HCl नहीं होता है, पानी नहीं होता है। जो प्रयुक्त जो अम्ल होता है विद्युत अपघट्य के रूप में, विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जो पाउडर होता है जो कि विद्युत को चलाने के लिए विद्युत अपघट्य होता है, कि भाई इसके अंदर विद्युत प्रवाहित हो सकती है, आयनित हो सकती है। ओके, तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल नहीं होता। नाइट्रिक अम्ल के अभी भी मैंने प्रयोग बताए थे आपको कि ये तो विस्फोटकों में, इनमें काम में आता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और ये विद्युत अपघट्य में, कार की बैटरी में काम में आता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन क्या होती है? जब हमारा सरदर्द होता है तब हम एस्पिरिन, डिस्पिरिन आती है ना, डिस्पिरिन की गोली आती है, वो ले लेते हैं, उसमें एस्पिरिन आता है, जो साल्ट होता है वो एस्पिरिन होता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। कौन सा नाम होता है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। कौन सा ऑप्शन है? ये हाइड्रो, ये नहीं है, मेथिल सैलिटेट नहीं है, एल्किल सैलिसिलिक एसिड, एल्किल भी नहीं है, वो उसका नाम है एसिटिल, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो ऑप्शन डी। ये तो भाई देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद ही करने पड़ते हैं। एस्पिरिन किस काम में आती है? एस्पिरिन सरदर्द में काम आती है, बुखार में काम आती है, और हमारे कहीं मान लो मेनली जो इसका यूज होता है वो होता है सूजन को उतारने के लिए, है ना। सूजन रोधी ये दवाई होती है एस्पिरिन। अगला सवाल है, हल्दी कॉमा लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक है? देखो ये सूचक किस प्रकार के हैं? ऑप्शन दिया है संश्लेषित, प्राकृतिक, प्राकृतिक एवं संश्लेषित एवं अन्य। देखो संश्लेषित का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी मानव द्वारा बनाए। हल्दी मानव थोड़ी बनाता है। जो लिटमस पत्र है मानव थोड़ी बनाता है। लिटमस पत्र कहाँ? एक लाइकेन नाम का पौधा आता है, उससे जो निकलता है एक द्रव निकलता है, उसी से लिटमस पत्र बनाया जाता है। तो लाइकेन नाम का एक पौधा होता है, उससे बनाया जाता है। तो ये भी क्या है? प्राकृतिक है। तो ये जो सूचक है वो संश्लेषित नहीं होंगे, यानी मानव के बनाए हुए सिंथेसिस नहीं होंगे। ये क्या होंगे? नेचुरल होंगे, प्राकृतिक होंगे। दोनों तो वैसे भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी ही किसका क्या है? राइट आंसर है। अगला सवाल है, नींबू के रस का पीएच का मान कितना होता है? मैंने अभी बताया था कि नींबू का जो रस है उसके पीएच का मान है 2.2 होता है। और अभी शुरुआत में कुछ तत्व आपको मैंने बताए थे कि इसकी पीएच का मान इतना होता है, शराब का कितना होता है, बियर का 5.5 होता है ना, इस हिसाब से बताया था। तो नींबू का डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, देखो 2.2 ही नींबू का है। अगला है, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का जो जलीय विलयन है वो क्या होता है? NH4Cl का जलीय विलयन क्या होता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है या लाल को नीला कर देता है? लिटमस के विलयन में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, लिटमस के विलयन को रंगहीन कर देगा। देखो इसके लिए अपन क्या कर लेते हैं कि NH4Cl बनता किससे है? सबसे पहले इसमें Cl है, यानी एक तो इसमें आता है HCl, ठीक है, एक आता है NH4OH। भाई ये एक लवण है, और लवण किससे मिलता है? मिलकर बनता है अम्ल और क्षार, एसिड और बेस से। तो यहां जो एसिड है वो तो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो बेस है, क्षार है, वो क्या है? NH4OH। अब जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है? NH4Cl। क्या बनता है? NH4Cl प्लस में H2O। यही तो होता है। ये जो H, ये तो क्या हुआ? HOH, ये तो बन गया जल, बचा NH4Cl, ये हो गया लवण। H2O को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, HOH,
2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु। ये जो एसिड है ये तो क्या है, प्रबल है भाई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, H2SO4 हुआ, ये क्या होते हैं, स्ट्रोंग एसिड है। और ये क्या है, दुर्बल क्षार। क्या है, दुर्बल क्षार। मैंने अभी बताया था कि अगर प्रबल क्षार और प्रबल एसिड हो, सॉरी अम्ल है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, तो वो क्या बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। लवण किसी भी प्रकृति का नहीं होगा। लेकिन मैंने यही बताया था अभी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर कौन है यहाँ, प्रबल अम्ल कौन है, प्रबल कौन है, अम्ल है या क्षार है, प्रबल अम्ल है। तो इसमें जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति भी कैसी होगी, अम्लीय होगी। अब यहां देख लो कि अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। मैंने बताया था अम्ल के, याद ऐसे ही रखना है, ट्रिक कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल शब्दों में याद रखना है। अम्ल के लास्ट में लय आता है तो ये लाल करता है, तो लाल कौन करता है भाई, नीले को लाल करने वाला ही ऑप्शन हो गया। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। प्रकृति हमने कैसे निकाल ली भाई, बनता किससे, NH4Cl, एक HCl से बनता है, NH4OH से बनता है। और HCl क्या होता है, प्रबल होता है। यहाँ ये जो है क्लास खत्म हो गई है। इसकी एक और क्लास आएगी जिसमें आपको आगे के क्वेश्चंस के कराए जाएंगे। तब के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।